हाय बच्चों। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें हम पहले कूलाम का नियम पढ़ चुके थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फर्स्ट चैप्टर में। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत धारा, चालक, अर्धचालक, ऋणावेश, धनावेश, ये सब हम पहले समझ चुके हैं। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि आगे का उसके कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो हम अपना आगे चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है आज के पार्ट 2 की, वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक बात और, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठ के आपके फ्रेंड्स वगैरह पढ़ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? तो एक बार मन में रिकॉल कीजिएगा कि जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वैद्युत बल क्या होता था, उसको एक बार मन में रिकॉल कीजिए फटाफट से। क्योंकि अगर वैद्युत बल आप भूल गए हो तो उसे पढ़िए पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश, ये एक हमारे पास नया वर्ड आया, एकांक परीक्षण धन आवेश क्या है आगे समझते हैं। पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेरी इजी। अब इसमें दिक्कत वाली कहां बात है? वैद्युत क्षेत्र में मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। हमने कोई आवेश लिया, वो किसी भी प्रकृति का हो सकता है, धनावेश लो, ऋणावेश लो, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, उसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, उसकी अपनी एक सीमा होती है कि उसका जो आवेश है वो यहाँ यहाँ तक फैला हुआ है, उसे उसके क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो इतना जो होता है वैद्युत क्षेत्र होता है। इस वैद्युत क्षेत्र में यदि हम क्या करें, एकांक परीक्षण धन आवेश, मैंने क्या बताया था? एकांक का मतलब एक, आप बस एकांक का मतलब एक से समझिए कि एक परीक्षण धन आवेश। अब परीक्षण का मतलब क्या है? परीक्षण का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक धनावेश लेंगे और उस पर टेस्ट करेंगे। तो परीक्षण यानी कि जिसकी हमें परीक्षा लेनी है या फिर जिस पे हमें टेस्ट करना है। तो एकांक परीक्षण धन आवेश यानी कि एक और परीक्षण जिस पर टेस्ट करना है, और धन आवेश प्लस क्यू। अब हम जानते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र हो रहा है ये भी किसी ना किसी क्यू के कारण उत्पन्न हो रहा होगा। तो हमने समझने के लिए ये जो परीक्षण धनावेश है इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, अब होगा क्या मैं आपको समझाता हूं नीचे ले जाकर इसी डेफिनेशन को, कि हमने क्या किया, इस Q के कारण सबसे पहले तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। ये वैद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो गया Q के कारण। अब क्या किया, एकांक परीक्षण धनावेश यानी कि हमने ये एक प्लस Q नॉट, एकांक यानी कि ये एक आवेश है, परीक्षण यानी कि इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, और धनावेश यानी कि ये पॉजिटिव है। और हमने क्या मान लिया? Q नॉट, क्योंकि Q हमारे पास पहले से मौजूद है। तो जब इसको इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, सॉरी, इस प्लस क्यू नॉट को हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू नॉट को जब इस क्यू वाले वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो क्या होगा, इस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पर बल लगेगा। कैसा? वो इस पर डिपेंड करता है कि यदि ये क्यू प्लस है यानी कि धन है और ये भी धन है, तो ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। और यदि ये प्लस है और ये माइनस है, या फिर ये दोनों समान या असमान प्रकृति के हैं, तो वो उस हिसाब से आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो उसी आकर्षण व प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते थे? वैद्युत बल कहते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाहती है, कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, यानी कि जो नया प्लस क्यू नॉट आया ना, उस पर जो वैद्युत बल लग रहा है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या निकल के आएगा, कैपिटल ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी कि जो हमने एकांक परीक्षण धनावेश लिया है उस पर जो बल लग रहा है वैद्युत बल, वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके। अब क्योंकि
ऊपर F है, अपॉन में Q नॉट है, तो हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, बल का क्या होता है बताओ, न्यूटन। और Q नॉट यानी कि आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो हमारा जो मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपको सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई तो ये भी आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है ये, बिंदु आवेश के कारण, यानी एक बिंदु आवेश, एक बिंदु पर एक आवेश रखा है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका हमें आगे फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो देखो हम देखते हैं आगे कि माना एक आवेश Q के कारण इसके वैद्युत क्षेत्र में उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या बोला उसने, माना एक आवेश Q के कारण, अब हमने एक आवेश देखा Q, ये रहा हमारा आवेश Q। इस Q के कारण हमें क्या करना है, इस Q के कारण हमें इसके वैद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर, इससे क्या बोला उसने, एक आवेश के कारण इससे इसके वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु है, ये रहा हमारा P बिंदु। इस P बिंदु पर हमें क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस P बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र में हम की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, एकांक परीक्षण धनावेश लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें बिंदु P पर क्या रखना पड़ेगा, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, यानी कि जिसका टेस्ट करना है आवेश का, और उसे रिप्रेजेंट किया है Q नॉट से। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ये Q है, इस Q के आगे हमने क्या रखा, धनात्मक परीक्षण आवेश, और इस Q के कारण हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो उत्पन्न हो चुका है, जो कि स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु है, जिस पर क्या है, एक Q नॉट है। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। हम आगे चलते हैं, एक मिनट चेक कर लूं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आगे चलते हैं। परीक्षण धनावेश Q नॉट पर Q के कारण बल। अब हमने, अगर आपने पार्ट 1 में ढंग से पढ़ा हो कि हमने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम, मैंने बताया था कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम में आएगा। तो परीक्षण धनावेश जो Q नॉट है उस पर Q के कारण जो बल लगेगा, अब वो कैसा हो सकता है, वो आकर्षण का भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, लेकिन वो है तो एक वैद्युत बल ही। तो हम आगे देखते हैं कूलाम का नियम क्या था, कूलाम का नियम ये था, F इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला पहले पढ़ के आ चुके हैं, 1/4πε0 की जगह पे K भी था, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने देखा, अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था ऊपर, वो क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने फॉर्मूला क्या देखा था, कैपिटल E इजिकल्स टू F अपॉन Q नॉट, यानी कि E इजिकल्स टू F अपॉन Q नॉट। क्या थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आपको रटना नहीं है फिजिक्स को, कभी भी फिजिक्स को भी नहीं रटते, समझो, बस एक फॉर्मूला दिमाग में डाल दिया तो हम क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इजी। तो हमने देखा, हमने इस कूलाम के नियम को फर्स्ट इक्वेशन माना और E इजिकल्स टू F अपॉन Q नॉट को सेकेंड इक्वेशन माना। आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास E इजिकल्स टू F अपॉन Q नॉट था, तो उसमें कूलाम के नियम से हमने F की वैल्यू पुट कर दी। अब जब F की वैल्यू पुट करेंगे तो हमने देखा यहाँ पर Q1 Q2 है, ये हमने जब माना था जब हमने यहाँ पे Q1 और Q2 लिया था कूलाम के नियम में, लेकिन हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास Q1 Q2 की जगह पे Q और Q नॉट है, तो हम बस Q1 की जगह पे Q और Q नॉट की जगह पे Q2 की जगह पे Q नॉट रख देंगे। बस आगे चलते हैं, हमने क्या किया, E इजिकल्स टू हमारा था F अपॉन Q नॉट, तो F की जगह पे ये रख दिया।
1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो F की वैल्यू हो गई और F के अपॉन में क्या था, Q नॉट, तो हमने क्या रख दिया नीचे, Q नॉट। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इसे सॉल्व करके वो कैसे बनेगा, देखो मैं समझाता हूँ आपको किस प्रकार बनेगा। देखो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू, अब हमारे पास इतना पार्ट बचता है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ इतने पार्ट को देखो आप ध्यान से, इतने पार्ट को जब हम देखेंगे तो हमने देखा ये क्यू नॉट है, ये तो आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि क्यू इंटू क्यू नॉट के डिवाइड में चला जाएगा। तो जब डिवाइड में जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, नीचे वाला ये क्यू नॉट, ऊपर वाला ये क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बचेगा हमारे पास, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम देखेंगे आगे कि E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल गया है हमारे पास, लेकिन उसका मात्रक वही रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, मात्रक। उसके बाद यह एक सदिश राशि है, ये सदिश राशि है तो इस पर हम क्या लगा सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं। ये सब आप पता है सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। इसकी विमा, विमा आप निकालिए अपने आप, विमा अगर आपको न्यूटन की पता है, कूलाम की पता है तो आप विमा निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं विमा निकालना भी बताऊंगा। ओके, सो हमारा ये एक फॉर्मूला निकला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, काम में आएगा। और वो किसके लिए निकला है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। इस चैप्टर में जो जो मैं बता रहा हूं उस सब पे स्टार बनाते जाइएगा। वैद्युत द्विध्रुव, देखो सबसे इजी है ये, इसकी हेडिंग सबसे इजी है, आपको बस देखना है और आपको देखते यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। क्या कि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। अब उसने बोला दो समान आवेश है लेकिन विपरीत प्रकृति के, तो हाँ, Q प्लस क्यू और माइनस क्यू ये क्या है, समान तो हैं किंतु इनकी विकृति जो है, इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 5 कूलाम आवेश है, मेरे पास 5 कूलाम आवेश है और वो है प्लस का, और एक तरफ मेरे पास 5 कूलाम आवेश है वो है माइनस का। तो यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि ये जो 5 कूलाम आवेश है ये तो आपस में समान है, लेकिन इनकी जो विकृति है, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, डिफरेंट है, वो विपरीत है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं, दो समान, इसी प्रकार से Q और Q वो तो समान है, उनकी वैल्यू तो समान है, लेकिन उनकी जो प्रकृति है प्लस और माइनस, धन और ऋण, ये कैसी है, विपरीत है। समझ गए होंगे आप, दो समान किंतु विपरीत प्रकृति, यानी कि एक प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू है, के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी पर, माइनर सी दूरी पर रखे हुए हैं। अगर हम उनको रखते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हो गया इजी, क्या कि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, जिसे हमने स्मॉल आर मान लिया है। इस प्रकार जो निकाय बनता है, इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव अलग होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बहुत ही सिंपल, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q के, अब देखो मैंने क्या बताया था, इनकी वैल्यू तो समान होती है, यानी कि परिमाण तो समान होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, उनके बीच की दूरी यहाँ पर हमने 2L मानी है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मानी है। उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, देखो क्या परिमाण, तो देखो भाई मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था 5 कूलाम प्लस का और 5 कूलाम माइनस का, तो परिमाण तो इनका समान है, तो हमें तो आवेश एक ही लेना है, 5
ठीक है, हमें बस 5 ही लेना है, तो हमने क्या ले लिया, q ले लिया, q, और इनके बीच की दूरी जो 2l मानी है उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये 2l क्यों मानते हैं। अब होता क्या है कि इन दोनों का बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, प्लस q और माइनस q का बीच में एक o सेंटर पॉइंट होता है। तो इस सेंटर से अगर हम प्लस q की दूरी निकालें तो हम आसानी से l और l में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, प्लस q की अगर o से दूरी, और देखो दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे एक O है जो कि इसका मिड पॉइंट है। अगर इस प्लस क्यू की हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्लस क्यू की O से दूरी देखें तो वो कितनी निकलेगी, L निकलेगी, और O की माइनस क्यू तक की देखें तो L निकलेगी। तो हम इसे कैलकुलेशन में इजी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसे 2L की जगह पे सिर्फ L लेते तो क्या होता, O से Q प्लस क्यू तक की दूरी L/2 हो जाती, जो कि हमारी उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देती। तो आप समझ गए हो कि हमने 2l क्यों लिया। तो वेरी इजी, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश q के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे p से प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। p इजिकल्स टू q इंटू 2l। एक चीज और याद रखिएगा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, नोट क्या कि p की दिशा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। हमेशा कैसी होती है, इस ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश यहाँ है तो धन आवेश की ओर होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं, अभी समझाता हूं, तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमारी कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे प्लस की और माइनस की। तो ये क्या कर रही हैं, अपना अपना एक क्षेत्र कवर कर रही हैं, अपना अपना एक क्षेत्र कवर कर रही हैं। तो क्या होता है, रियल में ये देखा गया है कि जो वैद्युत इसमें से आवेश में से रेखाएं निकलती हैं जो कि आवे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, तो वो क्या करती हैं, प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। क्या करती हैं, प्लस से माइनस की तरफ भागती हैं, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार। ठीक है, एक बीच में से जा रही है इस प्रकार, तो ये प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। अगर हमने कोई बिंदु लिया यहाँ पर, हमने कोई बिंदु यहाँ पर लिया, हमने कोई बिंदु यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर ये यहाँ से अगर यहाँ से वैद्युत क्षेत्र होगा तो ये क्या करेंगी, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करेंगी। परिमाण मतलब यहाँ पे वैल्यू बताएंगी। ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर इनके क्षेत्र में कहीं पे हम बिंदु यहाँ पे ड्रॉ कर दें, एक बिंदु ले लें, तो यहाँ पे ये क्या करेंगी, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर, इस पॉइंट पर, इन पॉइंट्स पर क्या बताएंगी हमें, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को, यानी कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कम है, ये हमें बताने का व्यक्त करती हैं, हमें बताती हैं। तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगर हम इन जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं पर अगर हम क्या करें, एक बिंदु खींच दें, जैसे हमने इस वैद्युत बल रेखा पर यहाँ पर एक डॉट खींच दिया, तो और इस डॉट पर अगर देखें, ये क्योंकि वैद्युत बल रेखा इस प्रकार जा रही है, और ये बिंदु पर हम इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ पे बिंदु है तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पता पड़ के आओगे, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे इस प्रकार से स्पर्श रेखा, तो ये क्या करती हैं, स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। जहाँ पे जैसे इस प्रकार से ये यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा, अगर बिंदु देखी तो यहाँ पे ये सीधी जा रही है, बिल्कुल ये इसकी जो दिशा है बिल्कुल सीधी है, तो ये क्या कर रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बहुत इजी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये आप बात आपको मैंने बता दी कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, बिना रुकावट के, बिना रुके चलना, यानी कि ये एक तरह पॉइंट से चलती हैं और दूसरे पॉइंट पर बिना रुके चलती रहती है, सतत वक्र पे चलती रहती हैं, अर्थात ये मार्ग में टूटती नहीं है। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये क्या करती हैं, कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है, एक दूसरे को काट नहीं रही है। देखो आप देखो, कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं रही है, एक दूसरे से बहुत दूर है। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी, लेट सपोज अगर ये ऐसे जा रही है और ये इस प्रकार से एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या होगा, जब इन पर हम एक बिंदु देखेंगे, इन पे बिंदु डालेंगे, तो
कहीं अगर स्पर्श रेखा खींचे तो एक स्पर्श रेखा इस प्रकार आएगी, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार आएगी, जो कि असंभव है। तो यही बात बोली गई है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु, यहाँ पर ये काट रही है एक दूसरे को इस प्रकार, उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है, असंभव है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। नेक्स्ट, धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ये क्या करती हैं, धनावेश से आरंभ होती हैं और ऋण की खोज में, ऋण से मिलने के लिए ये अनंत तक जाती हैं, और तथा केवल ऋणावेश हेतु, तथा केवल ऋणावेश हेतु अनंत से आरंभ होकर ऋणावेश तक आती हैं। आपको एक बात याद रखनी है, ये प्लस क्यू आवेश है इसके अंदर माइनस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू से तो अनंत की ओर, जो प्लस क्यू यानी कि धनावेश से तो अनंत की ओर क्या होता है, इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं सीधी, ठीक है, और यानी कि यहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। याद रखिएगा, प्लस क्यू से क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और माइनस क्यू पे क्या होता है, माइनस क्यू पे ये जो होती हैं बल रेखाएं वो आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, एरो देखिए, यहाँ पे प्लस क्यू से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं अनंत की तरफ, और यहाँ पे अनंत से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो याद रखिएगा, माइनस क्यू पर आती हैं और प्लस क्यू से बाहर की ओर निकलती हैं। तो किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है। यहाँ पे आपने देखा होगा लंबवत, ये लंबवत का साइन आपको पता होगा, इस प्रकार लंबवत निकलनी है, इस प्रकार लंबवत निकलनी है, 90 डिग्री के एंगल पे निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। एक और लास्ट चीज, धनात्मक। अब धनात्मक क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो Q जो है वो जीरो से बड़ा है, तो यानी कि धनात्मक। आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, मैंने ये पढ़ लिया, बाहर की ओर निकलती है। तथा ऋणात्मक, Q यानी कि जीरो से छोटा है, Q इज लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से छोटा है तो माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच गया तो ऋण आवेश। आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके बताइए, एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं समझ में आता है तो कोशिश कीजिए, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं उसे आगे सुधार सकूं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फैलाइए, ताकि सब घर पे बैठ के पढ़ सकें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो गुड बाय गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3, जिसमें मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। 2 डेरिवेशन है, मैं एक एक करके लाऊंगा, देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मिस मत कीजिएगा वीडियो को। तो दोनों वीडियोस को देखिए और ध्यान से पढ़िए। गुड बाय।